तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज की स्टोरी कुंडली का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। लड़ाई का अंत क्या होता कह पाना मुश्किल था। क्यों लड़ाई का अंत हुआ ही नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर। नागराज यह तो नागराज है। ये तो मर गया। फिर ये कहाँ से आ गया। ओह अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लाइट जलाता हूँ। अरे ठहर तो कमीनी, कहाँ भाग रही है। तेरी मौत बनकर वापस आऊँगी मैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपना मकसद हल करना है। जो मुझे यहाँ पर नहीं मिला उससे कहीं और हासिल करना है। लाइट जली और उसी पल आह कूद गई टूटी खिड़की से नीचे। निशा तुम, क्या हो रहा था यहाँ पर। कौन कूद गई नीचे। नगीना उर्फ सनोवर। अगर तुम्हारे मुंह से नगीना का हुलिया सुन न रखा होता तो मैं उसे पहचान भी ना पाती। नीचे कोई नज़र नहीं आ रहा है। कूद कर बचने का काम नगीना आसानी से कर सकती है, लेकिन तुमको यह कैसे पता चला कि सनोवर नगीना है। घोड़सर्प से तुम्हारी लड़ाई के दौरान उसका एकाएक घटनास्थल पर आ जाना ही मुझको शक में डाल गया था। फिर इसका तुमको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाकर भविष्यवाणी करना भी कुछ अजीब सा था। रही सही कसर वराहर ने पूरी कर दी। जब मैंने सनोवर को घटनास्थल से भागते देखा तो मैं भी इसके पीछे लग गई। वह सीधे भारतीय कम्युनिकेशन में पहुंची। मैंने थोड़ी देर तक बाहर इंतज़ार किया ताकि वह अपना काम शुरू करने का मौका दे दूं जिसके लिए वह आई है, और फिर उसको रंगे हाथों पकड़ सकूं। जब मैं ऑफिस की बिल्डिंग में घुसी तो पता चला कि वह भारती मैडम के रूम की तरफ गई है। बस फिर क्या था, मैं भी वहां पर आ पहुंची और नागिना को धर दबोचा। उस वक्त वह नागिना के रूप में थी, लेकिन उसने जो बातें कही उससे स्पष्ट हो गया कि वह पहले सनोवर के रूप में थी। जैसे कि वह मुझे पहचान गई और अपना रहस्य खुलने की बात भी कही। लेकिन तुमने अपने कपड़े कब बदले। ये कपड़े तो मैं ऑफिस में ही रखती हूँ, क्योंकि मुझको यहीं से सीधे अपने जूडो कराटे की क्लास में जाना पड़ता है। मुझको लड़ाई होने की पूरी आशंका थी, इसलिए मैं अपनी फाइटिंग ड्रेस पहनकर ही मैडम भारती के रूम में गई थी। ये तो समझा, लेकिन नगीना यहाँ पर क्या देखने आई थी, क्या ढूंढ रही थी वह। तुम्हारी फाइल खोलकर उसमें तुम्हारे जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ देख रही थी और कुछ जन्म कुंडली जैसे शब्दों को प्रयोग कर रही थी। मैंने उसको तुम्हारी तिथि देखने नहीं दी। राज भी मुझको बता रहा था कि सनोवर बार बार उससे मेरी जन्म कुंडली लाने की जिद कर रही थी। उससे तो यह बात साबित हो जाती है कि सनोवर ही नगीना है, लेकिन मेरी जन्म कुंडली से नगीना को क्या काम आ पड़ा। शर्त लगा लो, जो काम होगा वह कम से कम अच्छा तो नहीं होगा। वह जाते जाते कहीं और से तुम्हारी कुंडली हासिल करने की धमकी दे गई है। यहाँ के अलावा ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर नगीना को तुम्हारी जन्म कुंडली मिल सके। है ऐसी एक जगह निशा, और मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि सनोवर उर्फ नगीना वहीं पर गई होगी। कहाँ पर नागराज। भारती के घर, भारती के दादा वेदाचार्य के पास। उनके पास मेरी जन्म कुंडली बनी रखी है और इस वक्त उनसे कुंडली हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि भारती के गायब हो जाने के बाद वे शोक में डूब गए हैं। मुझको तुरंत वहां पहुंचना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी नागराज। मुझे ये न्यूज़ पूरी तरह से कवर करनी है ताकि मैं इस न्यूज़ को विस्तार से लिख सकूं। वेदाचार्य के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, भारती की खोज। ओह, मैं भारती का पता क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। नागराज भी अभी तक कोई खबर नहीं ला पाया है। उसकी जन्म कुंडली के अनुसार तो उसको इस वक्त हिंदुस्तान में ही होना चाहिए, लेकिन सारे सूत्र इशारा कर रहे हैं कि भारती हिंदुस्तान की सीमा में नहीं है। तुम कहाँ हो भारती, कहाँ हो। ओह, कोई घंटी बजा रहा है, मैं बाद में ध्यान लगाऊंगा। कौन हो तुम, जो भी हो चले जाओ। भारती घर पर नहीं है। मुझे आपसे ही काम है, लेकिन यह मकान मुझे घुसने ही नहीं दे रहा है। तुम तो स्त्री हो, कौन हो तुम और क्या काम है तुमको मुझसे। मेरा नाम सनोवर है और मैं आपको बता सकती हूँ कि भारती जी कहाँ है। सच, तुम अंदर आओ, मैं सारे अवरोध हटा रहा हूँ, सीधे अंदर चली आओ। वेदाचार्य भारती के बारे में जानने के लिए इतने उतावले हो गए थे कि वे सारी गति सावधानियाँ भूल गए थे। सनोवर ने उनकी कमजोरी को भांप लिया था। सनोवर को अंदर पहुंचने में देर नहीं लगी। आओ, तुमको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसे जानती हो तुम भारती को। कहाँ पर है इस वक्त मेरी पोती। बता दूंगी, लेकिन इतना बड़ा राज बताने के लिए मुझे क्या मिलेगा। ओह, तुम सूचना को बेचने आई हो, समझा। बोलो तुम क्या चाहती हो। नागराज की जन्म कुंडली जो तुम्हारे पास है बूढ़े। नागराज की जन्म कुंडली, उससे भला तुमको क्या काम है। मुझे आभास हो रहा है कि तुम नागराज की दुश्मन हो। अपनी पोती को बचाने के लिए मैं नागराज को खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, फिर तू अपनी पोती के क्रियाक्रम की तैयारी कर ले और नागराज को भेज देना उसकी लाश लाने के लिए। मैं चलती हूँ।
नागराज अपना बचाव कर सकता है, लेकिन भारती के पास इतनी शक्ति नहीं है। मुझे ये मौका गंवाना नहीं है, वरना शायद फिर कभी भी भारती का पता नहीं चलेगा। भारती को बचाने के लिए मुझे नागराज को दांव पर लगाना ही होगा। फिर नागराज को बचाने के लिए मैं अपनी जान को दांव पर लगा दूंगा। ठहरो, मैं देता हूँ तुमको नागराज की जन्म कुंडली, ये लो। वाह, तू तो बड़े आराम से मान गया बूढ़े। ला, मैंने नागराज के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ देखी हुई है, उससे मुझको पता चल जाएगा कि ये कुंडली असली है या नकली। तूने मुझको नकली कुंडली दे दी अंधे। मेरे साथ चाल चल रहा है तू। ओह, इसने तो मेरी चालाकी पकड़ ली। ठहरो ठहरो, अंधों से गलती होना तो आम बात है। लो, ये है असली जन्म कुंडली। पर पहले भारती का पता बताओ। रुकिए दादाजी, इसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। निशा और नागराज, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? इस दुनिया में एक ही समझदार नहीं है नगीना। ये नगीना है। हे भगवान, मैं किसके हाथ में नागराज की कुंडली सौंपने जा रहा था? इसको भागने मत देना नागराज। ये कह रही थी कि ये भारती का पता जानती है, इससे भारती का पता उगलवा कर ही रहना। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं जाऊंगी और नागराज की जन्म कुंडली लेकर जाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि सनोवर कुंडली पर नज़र भी डाल पाती, कुंडली एक बार फिर उसकी पहुंच से दूर हो चुकी थी। दादाजी, नागराज, आप दोनों इसको रोकिए, तब तक मैं इस कागज़ के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। शाबाश निशा, मैं तो ऐसी कुंडली और बना लूँगा, लेकिन नगीना के हाथ यह कुंडली नहीं लगनी चाहिए। लेकिन नगीना को मैं बगैर भारती का पता जाने भागने भी नहीं दूंगा। नगीना के नाम से मैं एक तिलिस्मी यंत्र को सिद्ध करके नगीना को बांध दूंगा। वेदाचार्य ने रुद्राक्ष की उस माला को नगीना के नाम से सिद्ध करके हवा में उछाल दिया और उस तिलिस्मी माला ने नगीना को बांध लिया। ये क्या, ये माला तो नगीना के लिए थी। यानी तू है नगीना? हाँ, मैं हूँ नगीना। अगर तू तिलिस्मी टांग बीच में ना अड़ाता तो मैं ये जन्म कुंडली लेकर जा चुकी होती। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी नगीना। मुझे तो ले जाने वाले ले ही जाएंगे नागराज, और अब मुझे खुद यहाँ से कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरी जन्म कुंडली को मैं देख चुकी हूँ और उसकी ग्रह स्थिति मेरे दिमाग में छप चुकी है। तुम्हारे लिए दुख की बात यह है नगीना कि दिमाग शरीर के अंदर ही रहता है और तेरा शरीर हमारी कैद में है। लेकिन असली निशा कहाँ है और सनोवर कहाँ है? निशा अपने घर में तंत्र निद्रा में बेहोश पड़ी है, और सनोवर है एक ऐसी मासूम लड़की जो रिपोर्टर बनना चाहती है। पहले मैंने निशा को बेहोश किया और फिर निशा का रूप धरकर घोड़ सर्प को विनाश फैलाने भेजा। मकसद तुमको बुलाकर तुम्हारा और अपना आमना सामना करवाना था, और यह पक्का करना था कि तुम मुझे निशा के रूप में पहचान पाते हो या नहीं। सनोवर को वहाँ पर आना संयोग मात्र था, लेकिन इस संयोग से मेरा काम बन गया। तुम्हारा ध्यान मुझसे हट कर सनोवर पर चला गया। अब मैं निश्चिंत होकर प्लान बना सकती थी। काम भारती के ऑफिस की तलाशी लेना था, पर मुझको पता था कि तुम्हारे जासूस सर्प वहाँ पर नज़र रखते हैं, इसलिए तुमको वहाँ से दूर रखने के लिए वराहर को भेजा गया, और मैंने एक बार फिर तुम्हारा शक सनोवर पर डालने की कोशिश की। वहाँ से मैं सीधी ऑफिस जा पहुँची। मेरा काम आराम से हो जाता, लेकिन न जाने कैसे ये सनोवर ड्रेस बदल कर वहाँ पर आ धमकी और मुझे नगीना के रूप में देख भी लिया। उसने मुझे रोकने की कोशिश तो भरपूर की, लेकिन तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से उसका ध्यान बढ़ गया और उसी पल मैंने इसको सम्मोहित करके खिड़की से कूदा दिया और तंत्र कवच द्वारा अदृश्य करा दिया। तुम्हारे लाइट जलाने से पहले मैं निशा का रूप फिर से धारण कर चुकी थी। तुम्हारी कुंडली मेरे हाथों से फिसल चुकी थी और मुझको यह पता नहीं था कि अब मुझको तुम्हारी कुंडली कहाँ पर मिल सकती है। यह बात सिर्फ एक शख्स बता सकता था, और वह तुम थे नागराज। मैंने तुमसे ही पूछा और तुमने वेदाचार्य के पास अपनी कुंडली होने की बात बता दी, लेकिन तुमको तो मुझसे खतरा था। फिर तुम मुझको अपने साथ क्यों ले रखी? मैंने तुमको मैंने तुमको साथ नहीं रखा, बल्कि तुम्हारे साथ खुद लगी रही। तुम तो अकेले यहाँ पर आ रहे थे, और अगर तुम ऐसा करते तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाता। सनोवर पहले से ही मेरे सम्मोहन के नियंत्रण में थी। उसको मैंने आदेश देकर यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर उसने जो कुछ किया सब मेरी इच्छा से किया। वह अभी तक मेरे सम्मोहन के नियंत्रण में है। उसको तो मैं आज़ाद करा दूंगा नगीना, लेकिन तुम कैसे आज़ाद होगी? नगीना को आज़ाद मैं करूँगा। ऐसे? अरे, ऐसा लगा जैसे टेबल ने आगे बढ़कर नगीना के तिलिस्मी बंधन काट दिए। तेरी सहायता के लिए मैंने अपना आदमी भेज दिया है नगीना, अब तुझे मैं बुला रही हूँ।
मैं आती हूँ, अभी हमको काफ़ी तैयारी करनी है। नगीना भाग रही है, उसे रोकना होगा। नगीना को जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको रोकने वालों को रोकेगा गिरागिट, जो हर माहौल में उसी माहौल का हिस्सा बनकर ऐसे घुल मिल जाता है कि उसको कोई देख नहीं सकता। हमको सावधान रहना होगा। इसमें वैसी ही तंत्र शक्तियाँ हैं जैसी वराहर में थी, बस ये पता नहीं कि इस तंत्र शक्ति का हम पर असर क्या होगा। चिंता मत करो नागराज, ये तांत्रिक प्राणी हो या जादुई प्राणी, मेरा तिलिस्म इसको ढूंढ भी निकालेगा और इसको नष्ट भी कर देगा। इस प्रतिमा को घुमाते ही जमीन का वह हिस्सा दलदली भंवर में तब्दील हो जाएगा और गिरगिट उसी दलदल में फंस कर रह जाएगा। अरे ये प्रतिमा चीख क्यों रही है? ऐसा तो इस तिलिस्म में नहीं होना चाहिए। प्रतिमा नहीं चीख रही बुड्ढे, मैं चीख रहा हूँ गिरगिट, और वह भी इसलिए क्योंकि तू मेरी नाक को घुमा रहा है। यह तो गजब की तेजी से प्रतिमा के साथ घुल मिल गया, मुझे तिलिस्म शुरू करने तक का मौका नहीं दिया। ओह, वेदाचार्य बेहोश हो गए, यानी तिलिस्मी मदद अब मुझको नहीं मिल सकती। सनोवर को सम्मोहन तोड़ने का मौका भी मुझे नहीं मिल पाया है, यानी अब मैं एकदम अकेला हूँ। मुझे गिरगिट को ढूंढना भी है और उसको काबू में भी करना है, पर कैसे? विष फुंकार के प्रयोग से मैं इसको बिना ढूंढे बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन इसको बेहोश करने के लिए जिस मात्रा में विष फुंकार छोड़नी पड़ेगी वह सनोवर और वेदाचार्य के लिए घातक हो सकती है। नागराज को पीछे से लपक रहे खतरे का आभास हो गया था, इसलिए तंत्र किरणें सिर्फ उसके हाथ को छू पाई, लेकिन इतना सवार ही नागराज के लिए काफ़ी था। अरे अरे, मेरे हाथ को क्या हो रहा है? ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। अब तेरा हाथ मेरे नियंत्रण में है नागराज। अब जैसे जैसे मैं अपने हाथ को हिलाऊंगा वैसे ही तेरा हाथ भी हिलेगा। मेरे पंजों में तो इतना दम नहीं है कि वे मुझे कोई चोट पहुंचा सके, लेकिन तेरे घूंसे तेरी हड्डियां जरूर तोड़ देंगे। अब बारी तेरे दूसरे हाथ की है। मैं इसको देख नहीं सकता, इसलिए इसके हाथों को चलना रोक नहीं सकता, लेकिन रोकूंगा भी कैसे? मेरे दोनों हाथ तो इसके नियंत्रण में है। मैं तो कलाइयों से सर्प तक नहीं निकाल सकता। एक तरीका काम में आ सकता है, लेकिन उसके लिए गिरगिट का नज़र आना जरूरी है, और अगर मैं इस बंद जगह पर में विष फूंकार का प्रयोग नहीं कर सकता तो एक दूसरे किस्म की फूंकार मुझे गिरगिट का पता बता सकती है। नागराज का किचन में घुसना एक अजीब बात जरूर थी, लेकिन बगैर किचन में गए वह न तो गैस जला सकता था और न ही लाल मिर्ची को जलाकर उसका धुआं बंद कमरे में फैला सकता था, जिसकी गंध पर हर किसी को छींकने पर मजबूर कर देती है। वेदाचार्य बेहोशी में छींक नहीं सकते, सनोवर सम्मोहन अवस्था में छींक नहीं सकती, और मुझ जैसे जहरीले को मिर्च का धुआं छींक नहीं दिला सकता। यानी अब जो छींक की आवाज़ आएगी वह गिरगिट की ही होगी। उधर से छींक की आवाज़ आई है, उधर है गिरगिट। नागराज का किक उसी दिशा में घूम गई और चीखते हुए गिरगिट की आकृति दिखाई पड़ने लगी। उसी पर नागराज की आंख चमक उठी। अब तुम मेरे सम्मान में हो, तुम सामने आ जाओगे और कोई वार नहीं करोगे। अब ये हिलेगा नहीं और मैं इस पर सीधी विष फूंकार मार कर इसको बेहोश कर दूंगा, और ऐसा होते ही मैं इसके तंत्र से आज़ाद हो जाऊंगा। अरे अरे, यह क्या? यह फूंकार से बेहोश हो रहा है, लेकिन तड़प तड़प कर, और इसके तड़पने से मैं भी खुद अपनी पिटाई करने पर मजबूर हो रहा हूँ। इसको बेहोश करने का दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मैं तुमको आदेश देता हूँ कि मेरे मुंह पर घूंसा मारो। आदेश पाते ही सम्मोहित गिरगिट का पंजा नागराज के जबड़ों से टकराया और तंत्र प्रभाव में बंधा नागराज का हाथ भी वैसे ही घुमा। यह वार गिरगिट को बेहोश करने के लिए काफ़ी था। इसी वक्त नागराज ने गिरगिट को बेहोश कर दिया है और उसका दिमाग अंधेरे में डूबते ही हम तक उसकी मानस तरंगे आनी खत्म हो गई, और नागराज के ऊपर किया गया उसका तंत्र भी नष्ट हो गया होगा। कोई बात नहीं, उसने अपना काम तो कर ही दिया है। नागराज को मेरे पीछे आने से रोक दिया है, और इतना देर तक रोके रखा है। इतनी देर में हमने नागराज की मौत का इंतजाम कर लिया है, ये तो सच है। लेकिन अब नागराज को यहाँ पर कैसे बुलाया जाए? जब तक वह यहाँ पर नहीं आएगा तब तक इन ग्रहों की किरणें अपना असर किस पर किस पर दिखाएगी? नागराज जैसी मछली को फंसाने के लिए चारा डालना पड़ेगा, और चारा मेरे पास है। मेरे सम्मोहन के असर में बंदी सनोवर, वह मेरे आदेश पर यहाँ आएगी भी, और नागराज को मारने में हमारी मदद भी करेगी। भारती के घर में मुझ पर तंत्र का असर खत्म हो गया है। अब मैं दादा वेदाचार्य और सनोवर को होश में लाने की कोशिश करता। अरे, हवा में फिर वैसा ही तांत्रिक द्वार खुल रहा है जैसे द्वार से नगीना भागी थी। क्या नगीना फिर से आ रही है? नहीं, सनोवर उसके अंदर जा रही है। नगीना इसको खींच रही है। मुझे उसको बचाना होगा, हर कीमत पर बचाना होगा।
ज़रूर बचाना नागराज, लेकिन उसके लिए पहले तुमको जिंदा बचना होगा। लेकिन यह असंभव है, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली में से हमने सबसे प्रबल मृत्यु योग को ढूंढ निकाला है और उस योग के समय की ग्रह स्थिति को ठीक वैसा ही इस लैब में बनाया है। सीधी भाषा में कहूँ तो इस कक्ष के अंदर तेरी मृत्यु का प्रबल योग चल रहा है। ओह, तो इसलिए मेरी जन्म कुंडली की पूछ एकाएक बंद हो गई थी। लेकिन तुम हो कौन और नगीना का साथ देकर मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैं पोलका हूँ, एक टॉप वैज्ञानिक। तुमसे मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है नागराज। मेरे लिए तो तुम केवल एक कॉन्ट्रैक्ट हो। मुझे तो यह तक नहीं पता कि जिस टॉप अफगानी आतंकवादी ने मुझे यह कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है। और रही नगीना की बात, तो उसका और मेरा मकसद एक ही है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा और उसकी दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी। नगीना कई सालों से अपनी यह तमन्ना पूरी करने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक न तो उसे कामयाबी मिली है और न ही तुझे मिलेगी। देख, मैं तेरी लेब का क्या हाल करता हूँ। बस रुक जाओ नागराज, एक भी वार और किया तो सनोवर के दो टुकड़े कर दूंगी। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नगीना। नागराज अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ही नहीं पाएगा। तू जिस भी चीज़ का वार कर रही है वह मुझ पर असर नहीं करेगी। मेरा शरीर बंदूक की गोली तक को पचा जाता है। ये गोली नहीं, यांत्रिक वायरस है नागराज, जो तेरे विष से गलेंगे नहीं और तेरे खून के साथ बहते हुए तेरे रक्त में मौजूद तेरे सूक्ष्म सर्पों को मारते जाएंगे। और उस लड़ाई से तेरे शरीर में इन्फेक्शन के लक्षण पैदा हो जाएंगे और तेरा शरीर तेज ज्वर से तपने लगेगा। तू कुछ भी सोच नहीं पाएगा और सर्पों के कारण ही पैदा हुई तेरी शारीरिक शक्ति भी खत्म हो जाएगी। अब खत्म कर दो नागराज को, यही है इसका मृत्यु योग। ग्रहों की किरणें इस समय बिल्कुल सही मात्रा में इस पर पड़ रही है नगीना। खत्म कर दो इसके इसके ज्वर से तपते शरीर की तड़पन। अभी लो पोलका, अभी लो। मुझे ज़िंदगी में पहली बार बुखार हुआ है। मैं इस अनुभव का कतई आदी नहीं हूँ। मुझे बेहिसाब तकलीफ हो रही है, कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं तेरी तड़प को अभी खत्म कर देती हूँ नागराज, तेरी जिंदगी के साथ। नगीना द्वारा पैदा किया गया तंत्र मानव मेरे शरीर पर जगह जगह घाव लगा रहा है और मेरे सांपों के पास न तो शरीर से बाहर निकलने की फुर्सत है और न ही मेरे घाव भरने की। हेलो चीफ मस्तून, अब तुम अपनी आंखों से अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होते देख सकते हो। शुक्रिया डॉक्टर पोलका। इसके खत्म होते ही भारती की गर्मी भी खत्म हो जाएगी, फिर वह हमारी बात मानने पर मजबूर होगी। भारती अफगानी आतंकवादियों के कब्जे में है। उसको आज़ाद कराना होगा और इसको आज़ाद कराने के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। नागिना की चाल को काटना होगा, अपने मृत्यु योग को टालना होगा। नगीना की मुख्य शक्ति इसका तंत्र मुंड है। अरे, तंत्र मुंड तो नगीना के गले में नहीं है, फिर वह कहाँ पर है? वह रहा, उसे यंत्रों के बीच में बंद करके रखा गया है। यह काम पोलका का है, लेकिन मैं उस मुंड तक कैसे पहुंच सकता हूं? कोई भी नाग शक्ति काम नहीं कर रही है और तेज ज्वर मेरी इच्छाधारी शक्ति को प्रयोग में बाधक बना रहा है। क्या करूं? पोलका को नगीना पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसने तंत्र मुंड को नगीना के हाथों में नहीं सौंपा है। इसी अविश्वास का मैं अपना हथियार बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझको अपनी सारी इच्छा शक्ति और शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना होगा। अगले ही पल तड़पता नागराज उठकर खड़ा हो गया। अब मरने का नाटक करने का वक्त नहीं है नगीना। तुमने मुझे पोलका तक पहुंचाने का वादा पूरा किया। अब तुम अपना तंत्र मुंड उठाओ और मैं पोलका से भारती का पता उगलवाता हूँ। ये क्या बक रहे हो तुम नागराज? अब नाटक क्यों कर रही हो नगीना? अब इसका क्या फ़ायदा? अब तो पोलका से तंत्र मुंड हासिल करो। तू गद्दार है नागिन। एक नाग दूसरे नाग का ही साथ देगा। मुझे तुझ पर पूरा शक था, इसलिए मैंने तुझे अपने काबू में रखने का पूरा इंतजाम किया था। नागराज झूठ बोल रहा है पोलका, मैं इससे मिली हुई नहीं हूँ। रही नागराज की बात, तो उसे मारने के लिए मेरा यांत्रिक इन्फेक्शन ही काफ़ी है। फिर ये उठकर खड़ा कैसे हो गया? मेरे इन्फेक्शन और तंत्रवार से घिरा हुआ कोई भी प्राणी हिल तक नहीं सकता है। साफ है कि तू झूठ बोल रही है। मैं तुझे और मौका नहीं दूंगी। तेरा संपर्क मैं तंत्र मुंड से काट दूंगी। संपर्क कटते ही नगीना का तंत्र शक्तियाँ गायब होने लगी। तंत्र मानव भी हवा में घुलने लगा। सॉरी नगीना, तुमको घूंसा मारकर ही बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि नाग शक्तियाँ अभी काम नहीं कर रही है और नागराज को बचाव करने का मौका मिल गया। तंत्र शक्ति खो चुकी नगीना नागराज का वार झेल नहीं सकी। नगीना को तूने बेहोश कर दिया, यानी नगीना तुझसे मिली हुई नहीं थी। तूने मुझे मूर्ख बना दिया। तुम्हारे अविश्वास ने तुमको
मूर्ख बनाया है पोलका। देखा, तुम्हारा मृत्यु योग तो मैंने काट दिया। मृत्यु योग अभी बना हुआ है नागराज। शायद तेरी मौत नागिना के हाथों नहीं, मेरे हाथों में लिखी थी। मेरे इन्फेक्शन ने तुझे और तेरी नाग शक्तियों को तो कमज़ोर कर ही दिया है, और अब तेरी मौत का फरिश्ता बनेगा। एली बेली ने नागराज को कस लिया और नागराज को तपता शरीर तड़पने लगा। जो काम वराह नहीं कर पाया वह एली बेली करेगा, और ज़रूर करेगा, क्योंकि इस बार तेरे अंदर नाग शक्तियाँ नहीं है। तोड़ डाल इसे एली बेली। इच्छा शक्ति तक काम नहीं कर रही है, शरीर में शक्ति नहीं बची है। कैसे तोड़ूं इस मौत के शिकंजे को? अगर मैं इस बुखार को दूर कर सकता तो शायद इस टीन के डिब्बे से निपट सकता था, लेकिन ये बुखार तो काबू में आ नहीं सकता। जीवाणुओं के इन्फेक्शन से हुए बुखार को तो एंटीबायोटिक खाकर ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन मेरे शरीर में तो यांत्रिक जीवाणु इन्फेक्शन फैला रहे हैं। इसको कैसे नष्ट करूं? कमाल की शक्ति है नागराज में। चट्टानों तक को चूर चूर कर देने वाली एली बेली को पकड़ नागराज का शरीर तोड़ नहीं पा रही है। इसकी पावर को और बढ़ाना होगा, इतनी कि ये लोहे को भी चूर चूर कर दे। ले और पावर ले एली बेली, इतनी पावर नागराज को चकनाचूर कर देगी। पावर, ये पावर ही मेरी दवाई है, मेरी एंटीबायोटिक। नागराज ने एली बेली के पीछे लगे तारों को खींचकर अपने शरीर में धंसा लिया। हाई वोल्टेज की बिजली नागराज के शरीर को हवा में हिलते पत्ते की तरह कपाने लगी। यह क्या नागराज, शायद तुझसे पीड़ा सहन नहीं हो रही है, इसलिए तू एली बेली के हाथों दर्दनाक मौत मरने के बजाय आत्महत्या करना चाहता है। जब नागराज किसी की हत्या की नहीं सोचता तो भला आत्महत्या की कैसे सोच सकता है? तू आज़ाद हो गया फिर कैसे? कैसे तुझमें इतनी शक्ति कहाँ से आई? जैसे एंटीबायोटिक दवाई जैविक जीवाणुओं को नष्ट करती है, वैसे ही बिजली एंटीबायोटिक की हाई वोल्टेज ने तुम्हारे यांत्रिक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया, और मेरा इन्फेक्शन खत्म हो गया। साथ ही साथ मेरी ताकत भी वापस आ गई। अब बता पोलका, कौन है ये तेरा साथी मस्तून, और भारती से क्या चाहता है? कहाँ पर है भारती? ओह चूहा, चाहे चूहे को हराकर अपने आप को शेर समझ रहा है। अभी तेरा मृत्यु योग तेरे सिर पर नाच रहा है नागराज। अब तुझे मौत देने वह जलजला आएगा जिसको मैंने नगीना के लिए बचा कर रखा हुआ था। विषधर, खत्म कर दो नागराज को। जो आज्ञा स्वामिनी। ये क्या हाल कर दिया है तुमने विषधर का? इसका शरीर पारदर्शी और इतना चमकीला कैसे हो गया है? सिर्फ पारदर्शी और चमकीला ही नहीं, कड़ा भी हो गया है। विषधर का शरीर पृथ्वी पर सबसे कड़े पदार्थ हीरे का बन गया है। दरअसल इंसान का शरीर और हीरा दोनों का ही मूल तत्व कार्बन है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे में बदलना मुश्किल नहीं है। इस हीरे पर तेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी, लेकिन ये तुझे काट कर रख देगा। ये पोलका भी मिस किलर की तरह एक ज़बरदस्त वैज्ञानिक है, लेकिन मुझे इसकी वैज्ञानिक शक्तियों को मात देनी ही होगी, वरना मेरी मौत के साथ साथ भारती के बचने की भी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। लेकिन इस हीरे के शरीर को कैसे मात दूँ? न तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, न ही विष दंत से इसको गला सकता हूँ। इसकी तरफ तो देखना भी मुश्किल हो रहा है। आंखें चाकाचौंध हुए जा रही है। ओ लेज़र बीम, मैं तो भूल ही गया था कि हीरे से निकल कर सामान्य प्रकाश घातक लेज़र बन जाता है। नागराज अपने मृत्यु योग से कभी बच नहीं पाएगा। अरे, ग्रहों की गति में बदलाव कैसे आ रहा है? क्या मेरी मशीन में कुछ खराबी पैदा हो रही है? नहीं, मशीन को अब मैंने तेरे मृत्यु योग पर सेट कर दिया है पोलका। बस ग्रह अब तेरे मृत्यु योग की स्थिति बना रहे हैं। तू सनोवर, तू नगीना के सम्मोहन से कैसे आज़ाद हो गई, और तुझे मेरे मृत्यु योग का कैसे पता चल सकता है? यह असंभव है। नगीना के सम्मोहन से तो मैं तभी आज़ाद हो गई थी जब उसने मेरे बाल कसकर खींचे थे। उस पीड़ा ने मेरा सम्मोहन तोड़ दिया था। उसके बाद तो मैं सम्मोहन में होने का नाटक करके मौके का इंतज़ार कर रही थी। और रही तेरी मृत्यु योग पता चलने की बात, तो वह मुझे तेरे इस पासपोर्ट से पता चल गया है जिस पर तेरी जन्म तिथि लिखी हुई है। अब यह ग्रह तेरा मृत्यु योग बना रहे हैं, और तेरी कुंडली कहती है कि तेरी मृत्यु किसी अपने के हाथों ही लिखी है। तब तो मैं अमर हूँ सनोवर, क्योंकि मेरा कोई अपना है ही नहीं। तू तो कोई सगा संबंधी है और न ही दोस्त यार। अब हट यहाँ से और मुझे ग्रहों की स्थिति को पहले जैसा बनाने दे। सनोवर के रहती तू ग्रहों के कंट्रोल को छू भी नहीं सकती पोलका। और सनोवर और पोलका के साथ साथ नागराज और विषधर की लड़ाई भी जोर पकड़ रही थी, पर पलड़ा विषधर का ही भारी था। मर नागराज मर। मेरे शरीर में सूक्ष्म सर्पों की संख्या अभी भी काफ़ी कम है। मेरी शक्तियाँ अभी क्षीण है। खून निकलता जा रहा है। मेरे सर्प संख्या में कम होने के कारण मेरे घावों को भर नहीं पा रहे हैं। कमजोरी छाती जा रही है। हीरे को
भला कैसे नष्ट किया जा सकता है? न तोड़ सकता हूँ, न गला सकता हूँ, न जला सकता। यस, हीरे को जलाया जा सकता है। जलकर हीरा फिर से अपने मूल तत्व कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और इस काम में ये ज्वलनशील रसायन मेरी मदद करेंगे। विषधर का शरीर ज्वलनशील केमिकल से ढकते ही ध्वंसक सर्पों ने उसको सुलगा दिया। विषधर का हीरा का शरीर आग में घिर गया। अब आग हीरे के गुण को नष्ट कर देगी और ये फिर से हाड़ मांस का इंसान बन जाएगा और ऐसा होते ही मैं आग को बुझा दूंगा। पोल्का और सनोवर की लड़ाई के साथ साथ एली बेली के शरीर में भी हरकत पैदा हो रही थी और अरे अरे एली बेली, ये तू क्या कर रहा है? मेरा रोबोट होकर मुझ पर ही हमला कर रहा है। नागराज की पटकनी से इसके सर्किट शायद खराब हो गए हैं। पोल्का, मैंने कहा था ना कि कोई तुम्हारा अपना ही तुम्हारी मौत बनेगा। देख, तेरा मृत्यु योग भी सच हो रहा है और मेरी भविष्यवाणी भी। नहीं सनोवर, मौत का समय चुनने का हक भगवान का है, इंसान का नहीं। रोक दो मशीन को। सनोवर ने मशीन को बंद कर दिया। घबराओ मत पोल्का, तुम ठीक हो जाओगी। तुमने तुमने मेरी जान बचाई नागराज। मेरी जिसने तुम्हारी जान लेने की हर भरसक कोशिश की, उसको भूल जाओ पोल्का। तुमने मेरी मदद की है नागराज, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुमको मस्तूल के बारे में सब कुछ बताऊंगी और अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे साथ खुद चलूंगी उसको तबाह करने के लिए। आज से सारे इंसान मेरे अपने हैं और इंसानियत के दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। अब नागराज के हाथों नहीं बचेंगे आतंकवाद को पनाह देने वाले। नागराज अफगानिस्तान जाकर भारती को जिंदा वापस लाएगा। समाप्त।